हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 1 इसका रैपिड पीवाईक्यू सीरीज देखेंगे फटाफट। सारे पीवाईक्यू 2019 से लेकर 2025 टोटल 13 पेपर हैं, उनके पीवाईक्यू यहां पे सॉल्व करेंगे विद ऑल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 50,000 लाइक्स का। ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए। इज द सीरीज हेल्पफुल और नॉट, कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर कोई चेंज चाहिए या कोई और आपको कुछ रिक्वायरमेंट है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, ठीक है, आपका जो भी फीडबैक है। तो सबसे पहले यहां पे देख रहे हैं एनर्जी प्रोडक्शन। ग्लूकोज का इस्तेमाल करके हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, बराबर है। एटीपी मिलता है हमें। तो उसके 3 स्टेप होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ईटीसी रिएक्शन। यहां पर मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूं। एरोबिक मतलब जहां पे ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो उसके 3 स्टेप, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीसी रिएक्शन, ठीक है। अब मुझे बताओ, ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्लूकोज ले रहे हैं। ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम्स होते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, कमेंट में बता देना अगर आता है। चलो, तो ग्लाइकोलिसिस पहले तो होता कहां पर है, साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज को ब्रेक किया जाएगा और आपको मिलता है 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के। एक पायरुविक एसिड के अंदर 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बराबर एक ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन थे, उसके 2 टुकड़े हो गए, 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल आपको यहां पे मिलते हैं, बराबर। एंड इसमें और बाय प्रोडक्ट्स भी हमें मिलेंगे, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स भी हमें मिलने वाले हैं। तो उसको याद करने के लिए हम क्या बोलते हैं, 2 बार पान खाओ और पानी पियो। 2 का मतलब क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स। पी का मतलब क्या है, पायरुविक एसिड, ये तो हमने ऑलरेडी लिख दिया, बराबर है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, ये आपका मेन प्रोडक्ट है। इसके अलावा जो आपको मिलेगा वो आपके बाय प्रोडक्ट है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, ए का मतलब एटीपी, एन का मतलब है NADH2 नाडु, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये चीजें आपको यहां पे मिलती हैं जब ग्लाइकोलिसिस होती है, बराबर है। इसके बाद आपका जो पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल है वो अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है एंड वहां पे एक इंटरमीडिएट स्टेप होता है, ठीक है। इसका नाम क्या है, इंटरमीडिएट स्टेप। इंटरमीडिएट मतलब एक बीच का स्टेप होता है, ग्लाइकोलिसिस के बाद, क्रेब्स साइकिल के पहले। और ये स्टेप भी कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो आपका जो पायरुविक एसिड है उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, बराबर है। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपको क्या मिलता है, स्टेप का नाम यहां पे लिख दूंगा फिर से, इंटरमीडिएट स्टेप, ठीक है। 2 बार नको, इसका क्या मतलब है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गई बार, 2 बार नको, नाडु और कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे बनता है। इसके बाद आता है अपना क्रेब्स साइकिल। अच्छा, ये किधर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इंटरमीडिएट स्टेप भी किधर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल में क्या होगा, आपका जो एसिटाइल कोएंजाइम ए ये है, इसका जो एसिटाइल पार्ट है उसको हम करेंगे कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। इसका मतलब है कंप्लीटली ब्रेक किया जाएगा एसिटाइल पार्ट, और जो को ए ये वाला पार्ट है इसको रिसाइकल किया जाता है, रीयूज किया जाता है। इसको क्या किया जाता है, रीयूज किया जाता है। एसिटाइल का जो पार्ट है वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपको मिलेगा, देखो, एसिटाइल पार्ट इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड एंड आपको क्या क्या मिलता है, पानी नोकोफाडू। पानी नोकोफाडू इसका क्या मतलब है, पानी मतलब पानी, Na इसका मतलब है NADH2 नाडु, को इसका मतलब है CO2 और फाडू इसका मतलब है FADH2। तो वाटर, NADH2, CO2, फाडू, ये चीजें आपको मिलती हैं। एटीपी भी मिलता है, एटीपी भी मिलता है, लेकिन वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, एटीपी मिलता है इधर, ठीक है। अच्छा, एंड लास्ट स्टेप ये रहेगा आपका ईटीसी रिएक्शन। ये भी किधर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन, ईटीसी रिएक्शन। वैसे क्रेब्स साइकिल जो है, थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्रेब्स साइकिल को TCA साइकिल भी कहा जाता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फिर उसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए इन केस ऑब्जेक्टिव में पूछा। TCA साइकिल भी और सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। TCA का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट में बताओ। चलो, मैंने अभी ऑलरेडी बोला, फिर भी बता दो। ईटीसी रिएक्शन में क्या होता है, आपने जो अब तक नाडु और फाडू बनाए, देखो ईटीसी रिएक्शन में और कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल, बच्चों को कंफ्यूजन होता है। नाडु और फाडू इनको कन्वर्ट किया जाएगा इनटू एटीपी। तो नाडु में से आपको 3 एटीपी मिलता है, फाडू में से आपको 2 एटीपी मिलते हैं, बस इतना ही है। नाडु is converted to 3 ATP, फाडू is converted to 2 ATP, बस सिंपल। अच्छा,
यहां पे आपका बाय प्रोडक्ट क्या है, वाटर। बाकी तीनों स्टेप समझ में आ गया। एक लास्ट यहां पे छोटी चीज ऐड करना चाहूंगा कि ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो इस स्टेप में होती है, इसके पहले कहीं पर भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। एटीसी रिएक्शन में ऑक्सीजन लगता है एंड ऑक्सीजन यहां पे क्या काम करता है वो भी आपको बता दूं। ऑक्सीजन यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का काम करता है, इट इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या होता है, कैसे होता है, अभी फिलहाल पढ़ने की वो जरूरत नहीं है, 11th-12th में आता है वो। इतना याद रखो, ईटीसी रिएक्शन में ऑक्सीजन आता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम करता है एंड बाद में वाटर बनता है। वाटर में भी ऑक्सीजन का ही हाथ है, ये जो बाय प्रोडक्ट बना है ना, तो ऑक्सीजन से ही ये वाटर बनता है आगे, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने के बाद। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट करता है और बाद में हाइड्रोजन के साथ भी कंबाइन होता है एंड फिर जाके वाटर बनाता है, ऐसी कहानी होती है। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया। ये पूरे सेशन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, सब कुछ आपको देने वाला हूं। देखो, अगर इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी, अगर आपने खाना नहीं खाया है, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई ड्यू टू एक्सेप्शनल कंडीशन सच एज फास्टिंग, उपवास है या भूख हड़ताल पे बैठे हो या बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, ऐसे टाइम पे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कम हो जाता है, तो ऐसे टाइम पे लिपिड एंड प्रोटीन आर यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। लेकिन सबसे पहले किसका इस्तेमाल किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का। अगर कार्बोहाइड्रेट कम हुआ तो लिपिड और प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी बनाने के लिए। अब मुझे बताओ, कार्बोहाइड्रेट का हम क्या करते हैं, सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस करते हैं, बराबर। ग्लाइकोलिसिस से तुमको मिला पायरुविक एसिड, उसको कन्वर्ट किया एसिटाइल कोएंजाइम में, बाद में वो किधर गया, क्रेब्स साइकिल में गया, एसिटाइल पार्ट इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, बाद में ईटीसी रिएक्शन भी होता है, लेकिन सब कुछ होने के बाद आपको क्या मिलता है, CO2 मिलता है, H2 मिलता है और एनर्जी मिलता है। कितना एनर्जी मिलता है, 38 ATP मिलता है तुमको। एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP बनता है फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, बराबर है। अच्छा, अगर कार्बोहाइड्रेट का कमी हुआ ड्यू टू फास्टिंग, हंगर, वॉटएवर, तो लिपिड और प्रोटीन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। अब सबसे पहली बात, लिपिड का डाइजेशन करके फैटी एसिड मिलता है, प्रोटीन का डाइजेशन करके अमीनो एसिड मिलता है, फिर उनको कन्वर्ट किया जाता है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में। ठीक है, एंड बाद में वो वापस क्रेब्स साइकिल के अंदर जाएगा और उसमें से एनर्जी मिलती है। कहानी समझ में आ गई। ये चार्ट बहुत ही ज्यादा, इसको मैं सुपर इंपॉर्टेंट बोलता हूं। ठीक है, काफी बार पूछा गया है तो सुपर इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करेंगे। चलिए अब बताओ, दो प्रकार का रेस्पिरेशन होता है, 2 टाइप्स का, एरोबिक हो गया, एनेरोबिक हो गया। एरोबिक में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, मुझे बताओ, एरोबिक में 3 स्टेप होते हैं। एक हो गया तुम्हारा ग्लाइकोलिसिस, दूसरा हो गया क्रेब्स साइकिल और तीसरा हो गया ईटीसी रिएक्शन, बराबर है। अच्छा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कहां आती है, ईटीसी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट आती है, बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके बाद एनेरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं होता, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये होने वाला है। एंड एनेरोबिक का 2 स्टेप होता है, पहला ग्लाइकोलिसिस, यस ग्लाइकोलिसिस इज द कॉमन स्टेप, एरोबिक में भी होता है, एनेरोबिक में भी होता है। एंड नंबर 2, ग्लाइकोलिसिस के बाद होता है फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन क्लियर हो गया। चलो आ जाओ, एनेरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे। ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। अब ग्लूकोज को यहां पूरी तरीके से अच्छे से ब्रेक नहीं किया जाता, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन्ड, बराबर है। पहला स्टेप क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज को हम कन्वर्ट करते हैं पायरुविक एसिड में। दूसरा स्टेप होता है फर्मेंटेशन, जहां पर पायरुविक एसिड को अलग अलग चीजों में कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल अगर आपको दूं मैं, फॉर एग्जाम्पल, कौन सा कलर यहां पे दिखाई देगा, पायरुविक एसिड को एथेनॉल, अल्कोहल एंड CO2 और एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये किस में दिखता है हमें, ये जो कन्वर्जन है ये हमें ईस्ट में दिखता है। कौन सा अल्कोहल बनता है, एथेनॉल बनता है, CO2 बनता है, एनर्जी, कितनी एनर्जी बनती है, 2 ATP। एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP बनता है, यहां पे सिर्फ 2 ATP बनता है एनर्जी। ठीक है, चलो इसके बाद दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। दूसरा एग्जांपल, पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये 2 एग्जांपल्स हैं। अब ये एक गिव रीजन एग्जांपल एग्जाम में आता है, गिव रीजन के समटाइम्स हायर प्लांट एनिमल एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो परफॉर्म एनेरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये गिव रीजन है, समटाइम्स हायर प्लांट मतलब डेवलप्ड प्लांट्स, एनिमल्स एंड इवन एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, they can perform anaerobic respiration instead of aerobic respiration if there is depletion in oxygen level in the surrounding। अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो एनेरोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें आपको एग्जांपल में लिखना है कि अगर बहुत ज्यादा बारिश हुई एंड हमारे जो सीड हैं वो पानी के अंदर डूब गए, सबमर्ज हो गए,
सीड्स कैन ऑल्सो परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन इफ द सॉइल इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर, अगर वो डूब गए तो ये लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं। उसी प्रकार से ईस्ट की बात करते हैं। ईस्ट क्या है? यूनिसेल्युलर फंगस। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन ही करता है, इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता, ये सिर्फ एनारोबिक करता है। पायरुविक एसिड का कन्वर्जन होता है अल्कोहल, CO2 और एनर्जी में, बराबर। एंड ये प्रोसेस हम वाइन प्रोडक्शन या फिर अल्कोहल प्रोडक्शन, बेसिकली अल्कोहल प्रोडक्शन में किया जाता है। वाइन हो गया, बियर हो गया, या इवन ब्रेड मेकिंग में किया जाता है। ब्रेड मेकिंग, ये प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, बराबर। अच्छा, फिर एक और एग्जांपल है, ध्यान से सुनना, कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स का एक्सरसाइज करते हैं, तो ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज आपके शरीर में, आपके मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल्स। ऐसे टाइम पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, फर्मेंटेशन होगा, एंड पायरुविक एसिड का लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन किया जाएगा मसल्स के अंदर। एंड इसके वजह से हम टायर्ड फील करते हैं, हमें जलन होने लगती है। जब आप बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हो ना, तो जलन होने लगती है। तो वो जलन किस वजह से हो रही है? लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन की वजह से होती है। एंड थकान लगती है, उठा ही नहीं पाते हो, वजन नहीं उठा पाते, उसके बाद आप फिर थोड़ा टाइम रेस्ट करना पड़ता है, फिर वो जलन चली जाती है, लैक्टिक एसिड वापस ब्रेक हो जाता है, बाद में आप वापस वर्कआउट कर पाते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पे एक इतनी बात याद रखना कि जो पायरुविक एसिड बनता है उसका कन्वर्जन किस में होता है? लैक्टिक एसिड में होता है, मसल्स के अंदर, ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज। ये बात याद रखना, ठीक है। चलो, फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक पूरा चार्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। ग्लूकोज का सबसे पहले क्या करते हैं हम? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस से क्या बनता है? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का आगे हम करेंगे फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन से अल्कोहल बनाया जाता है। ये काम कौन करता है? ईस्ट करता है। सिंपल, स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया? अच्छा, ग्लाइकोलिसिस का पायरुविक एसिड बना, ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन किया। फर्मेंटेशन से हम विनेगर बना सकते हैं, विटामिन बना सकते हैं। ये भी हमने इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा हुआ है, बराबर। ये सारी चीजें फर्मेंटेशन से बनाई जाती है। ये कौन करता है? अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड मिला, उसका फर्मेंटेशन किया। फर्मेंटेशन से लैक्टिक एसिड बनाया जा सकता है। ये कहां पर होता है? ये आपके रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइट मतलब क्या? हमारे जो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इनको एरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है, एरिथ्रोसाइट्स। इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ये लोग भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, इनके अंदर भी लैक्टिक एसिड बनता है, और आपके मसल्स में भी बनेगा जब इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये चार्ट इंपॉर्टेंट है। पूरे सेशन का पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगा? इजी लर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल करो, डाउनलोड करो, रजिस्टर करके थोड़ा होम पेज पे थोड़ा नीचे जाओगे तो फ्री मटेरियल में फ्री कंटेंट में क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड उसमें मिलेगा साइंस रैपिड पीवाईक्यू सीरीज। यहां पर जितने भी अपने सेशन हो रहे हैं उनके सारे पीडीएफ अपलोड हो जाएंगे, डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। बाय द वे, आप जिस किसी स्टैंडर्ड में हो, 10th आपका खत्म हो रहा है या 10th आपकी शुरुआत हुई है, रिवीजन कर रहे हो, तो हमारे सारे क्लासेस के लाइव लेक्चर चलते हैं इजी लर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर, 9th का, 10th का, 11th का और 12th का। अब मुझे बताओ, 9th और 10th का हम इंग्लिश और सेमी इंग्लिश मीडियम का ऑल सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट्स, और 11th और 12th का अपना MH बोर्ड का बोर्ड एग्जाम का साइंस लेंगे, सिर्फ कॉमर्स वगैरह नहीं है, एंड MHT CET के ऊपर फोकस रहेगा हमारा 11th और 12th में, ठीक है। ये हमारा 2025 का रिजल्ट है। गुंजन है और वेंकटेश दोनों ने 100% लाया है। फिर 127 बच्चे हैं जिन्होंने 90% से ज्यादा मार्क्स लाए हैं, और 31 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट रैंक लाया है उनके रिस्पेक्टिव स्कूल के अंदर, बराबर है। फिर हमारे बैच में आपको क्या क्या मिल जाएगा, देखो फटाफट। एक तो इंटरैक्टिव क्लास रहेगा, लाइव क्लास रहेगा, जिसमें आप डाउट क्लियरिंग डायरेक्टली टीचर के साथ बात कर सकते हो। इंटरैक्टिव क्लास है, टेस्ट सीरीज में MCQ सब्जेक्टिव। 10th में हमने 4000 से ज्यादा MCQs दिए हैं, 11th और 12th में भी पूरा CET का क्वेश्चन बैंक अपने पास है जो हम प्रोवाइड करते हैं। IVR नंबर पर्सनल मेंटरशिप में आपको दिया जाता है, एक स्पेशल नंबर होता है जिससे आप किसी भी टीचर को कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, चाहे मुझसे बात करनी है डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। एक्सेस ऑफ अपकमिंग बैच, आपने एक बार 10th का बैच ज्वाइन कर लिया, उसके बाद आगे अगर क्रैश कोर्स आता है, कुछ भी आता है, कोई भी बैच लॉन्च होता है, उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा, अलग से लेने की जरूरत नहीं है। खजाना, पिछले साल के रिकॉर्डिंग्स, टेस्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट मटेरियल, सब कुछ जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है, पहले ही प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप आगे का पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। लाइव रिवीजन जूम के ऊपर किया जाता है, जूम सेशन होता है एग्जाम के पहले रिवीजन के लिए, ठीक है। कोई भी आपको दिक्कत है, पढ़ने में दिक्कत है, बैच के रिगार्डिंग इंक्वायरी है, तो एजुकेशनल काउंसलर से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रोटीन की। ये दोनों नंबर आपको समझ में आ गया। प्रोटीन्स क्या होते हैं? एक तो उसका वेजिटेरियन सोर्स क्या है? पल्सेस, जो दाल वगैरह हम खाते हैं उसमें से हमें प्रोटीन मिलता है, वेजिटेरियन सोर्स हो गया। और एनिमल प्रोटीन, जैसे आपने एग है या इवन
मिल्क भी जो है वो हमें कहां से मिलता है? गाय से मिलता है। गाय क्या है? एनिमल है ना, तो मिल्क भी एक एनिमल सोर्स है प्रोटीन का, ठीक है। फिर एग हो गए, गोट हो गया, पिग हो गया, चिकन हो गया। एनिमल प्रोटीन को फर्स्ट क्लास प्रोटीन बोला जाता है। इसके पीछे क्या रीजन है? ये जो प्रोटीन है इनके अंदर ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। एनिमल प्रोटीन में हमारे लिए जरूरी जितने भी अमीनो एसिड हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड, वो सारे हमें मिल जाते हैं, इसलिए इसको फर्स्ट क्लास प्रोटीन बोला जाता है, ठीक है। अब मुझे बताइए 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी एनर्जी बनती है? 4 किलो कैलोरी। वैसे ही 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से भी कितना एनर्जी मिलने वाला है? 4 किलो कैलोरी। और 1 ग्राम प्रोटीन से भी कितना मिलने वाला है? 4 किलो कैलोरी। दोनों का सेम है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का सेम एनर्जी मिलेगा 1 ग्राम में से, 4 किलो कैलोरी, याद रखेंगे हम। अच्छा, प्रोटीन क्या होते हैं? दे आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मतलब क्या? बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये अमीनो एसिड को आपस में ज्वाइंट करके बनते हैं। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? लेट मी नो इन द कमेंट। अमीनो एसिड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, बता देना मुझे, ठीक है। अब जब प्रोटीन का डाइजेशन होगा आपके अंदर, तो वापस अमीनो एसिड सारे सेपरेट हो जाएंगे। इनके बीच का जो बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, वो ब्रेक होकर सारे अमीनो एसिड सेपरेट हो जाते हैं, बराबर। फिर ये अमीनो एसिड आपके ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होंगे। द अमीनो एसिड्स दे आर एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेड टू ईच ऑर्गन एंड सेल वाया द ब्लड। और ये ब्लड जो है वो अमीनो एसिड को हर एक सेल तक लेके जाएगा, हर एक ऑर्गन तक लेके जाएगा। फिर इन अमीनो एसिड का इस्तेमाल करके आपके ऑर्गन और आपके सेल अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स बनाएंगे जो उनके लिए नेसेसरी हैं, पूरे बॉडी के लिए नेसेसरी है। थिंक ऑफ इट लाइक आपने एक बिल्डिंग खाई, एग्जांपल दे रहा हूं। आपने क्या खाया? एक बिल्डिंग खाया। डाइजेशन होने के बाद उसके सारे ब्रिक्स सेपरेट हो गए। बिल्डिंग किससे बनती है? ईंटों से बनती है, ब्रिक्स से बनती है। तो आपने बिल्डिंग खाया, डाइजेशन हुआ तो सारे ब्रिक्स सेपरेट हो गए। फिर वो ब्रिक्स अलग अलग सेल्स में गए एंड सेल्स ने उन ब्रिक्स का इस्तेमाल करके अपना अपना छोटा छोटा जो बिल्डिंग उनको चाहिए वो बना लिया। समझ में आ गई बात? उसी प्रकार से प्रोटीन आपने खाया, प्रोटीन से आपको अमीनो एसिड मिले, वो अमीनो एसिड सेल में गए, फिर सेल ने अपना अपना जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो फिर से बना लिया, बराबर है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि यहां पे क्या हो रहा है। चलो, तो अमीनो एसिड का इस्तेमाल करके आपके शरीर में क्या क्या बन सकता है? एग्जांपल, आपके स्किन में मेलानिन बनता है और केराटिन बनता है। मेलानिन क्या है? स्किन का जो कलर होता है, वो भी एक प्रोटीन होता है, मेलानिन प्रोटीन। उससे आपके स्किन को कलर मिलता है। ज्यादा रहेगा तो डार्क स्किन रहेगी, कम रहेगा तो लाइट स्किन रहेगी। केराटिन क्या होता है? आपके जो बाल वगैरह होते हैं वो केराटिन से बनते हैं। फिर आपके हड्डी में एक प्रोटीन होता है ओसिन। ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सुपर इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। फिर सेल में आपको मालूम है सेल मेम्ब्रेन होती है, ये जो बाहर का बाउंड्री है इसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर भी बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, वेरियस प्रोटीन्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, और काफी सारे एंजाइम्स हैं। मुझे बताओ, सेल के अंदर काफी सारे रिएक्शंस होंगे, रिएक्शंस करने के लिए क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। एंजाइम क्या होते हैं? कैटलिस्ट होते हैं ना, रिएक्शन की स्पीड बढ़ाते हैं। फिर पैनक्रियास क्या बनाता है? इंसुलिन बनाता है, ट्रिप्सिन बनाता है। इंसुलिन हार्मोन है, ट्रिप्सिन क्या है? एंजाइम है, डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड किधर? ब्रेन के अंदर होता है, बीच में होता है, इधर अंदर होता है, ठीक। फिर आपके मसल्स में एक्टिन एंड मायोसिन, ये 2 प्रकार के फ्लेक्सिबल प्रोटीन होते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब वो लंबे हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं। रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, तो ये आपके मसल्स में होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। और ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन बनता है, एंटीबॉडीज बनती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है और एंटीबॉडीज इंफेक्शन को फाइट करने में हेल्प करते हैं। तो ये सब कुछ आपको याद करना है। दूसरी बात, लिपिड की करते हैं। लिपिड मतलब क्या? फैट। द सब्सटेंस इज फॉर्म्ड बाय स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड एंड अल्कोहल। तो बताओ, आपने ले लिया फैटी एसिड, एक प्रकार का कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। फैटी एसिड क्या होता है? फैटी एसिड एक्चुअली में कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है, ठीक है। तो फैटी एसिड और अल्कोहल के जुड़ने से, बॉन्ड बनने से, उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, उससे बनता है फैट, ठीक है। फैट मतलब लिपिड, याद रहेगा आपको। तो अगर मुझे बताओ इस फैट का डाइजेशन किया जाए, डाइजेशन होने के बाद वो ब्रेक हो जाएगा, तो वो किस चीज से बना था? वो फैटी एसिड से बना था, फैटी एसिड और अल्कोहल। तो जब फैट का डाइजेशन होता है तो 2 चीजें मिलती हैं, फैटी एसिड और अल्कोहल मिलता है। सिंपल, आपको बता दिया। अच्छा, फिर जो फैटी एसिड हैं उनका इस्तेमाल अलग अलग चीजें बनाने के लिए किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, द मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड। ये जो आपको इधर ऐसा लॉलीपॉप जैसा दिख रहा है ना, ऐसा 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 ऐसा, इनको कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स।
ठीक है, और ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ध्यान से सुनना, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये फॉस्फोलिपिड हो गए, फॉस्फोलिपिड होते हैं, और दूसरे प्रोटीन्स भी होते हैं जो अभी हमने पीछे देखे, बराबर है। दोनों चीजों से बनती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये फॉस्फोलिपिड बनाने के लिए किसकी जरूरत है? फैटी एसिड की जरूरत है। समझ में आ गई बात? फैटी एसिड का इस्तेमाल अलग अलग हार्मोन्स बनाने के लिए किया जाता है, जैसे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, हार्मोन्स के नाम याद कर लेना। ये दूसरी बात, आपका जो न्यूरॉन होता है, ये क्या है? ये न्यूरॉन है। न्यूरॉन के ऊपर एक माइलिन शीट होती है, ये जो आपको दिख रहा है ऐसा कवरिंग है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं माइलिन शीट। ये भी किससे बनती है? फैटी एसिड से बनती है। अच्छा, और 1 ग्राम ऑफ लिपिड, 1 ग्राम ऑफ लिपिड से आपको कितनी एनर्जी मिलने वाली है? 9 किलो कैलोरी। तो याद रख लेना, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन 4 किलो कैलोरी, और लिपिड की बात करें तो 9 किलो कैलोरी, इतना आपको याद होना चाहिए। चलो, फिर एक्सेस ऑफ लिपिड, अगर ज्यादा फैट खाया है तो वो आपके शरीर में जमा होने वाला है इन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या? चर्बी, आपकी जो चर्बी होती है वहां पर एक्सेस ऑफ लिपिड आर स्टोर्ड, इतना याद रख सकते हो। अच्छा, दूसरी एक छोटी बात याद करूंगा, प्रोटीन्स और अमीनो एसिड बॉडी में स्टोर नहीं होते। अगर आपने ज्यादा प्रोटीन खाया है तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, पहले वो अमोनिया बनेगा, फिर यूरिया बनेगा, और बाद में सुसु में निकल जाएगा। ठीक है, तो प्रोटीन्स या फिर अमीनो एसिड नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, अमीनो एसिड नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। ठीक है, चलो विटामिन की बात करेंगे फटाफट। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन्स आर अ ग्रुप ऑफ हेट्रोजीनस कंपाउंड। हेट्रोजीनस मतलब अलग अलग प्रकार के विटामिन है ना। मेजर 6 टाइप्स हैं, ए, बी, सी, डी, ई, के। 6 टाइप के विटामिन होते हैं। ठीक है, मेजर 6 टाइप्स, एंड ये सारे विटामिन, इनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होता है, इसलिए उनको हेट्रोजेनस कंपाउंड कहते हैं। बिकॉज ये सिमिलर नहीं है, सब अलग 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 स्ट्रक्चर्स होता है, अलग अलग कंपाउंड्स हैं, इसलिए हेट्रोजेनस कंपाउंड बोला गया है। ठीक है, एंड ईच इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस इन द बॉडी। इन सारे विटामिन की हमें जरूरत है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस होती हैं वो बराबर चलनी चाहिए। ठीक है, हेट्रोजेनस का मतलब समझ में आ गया। ये सारे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, सबका स्ट्रक्चर अलग होता है, सबका केमिकल अलग होता है, तो इनको हेट्रोजेनस कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ हेट्रोजेनस कंपाउंड, ये 1 मार्क के लिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। चलो, मेजर 6 विटामिन हो गए अपने, ए, बी, सी, डी, ई, के। उसमें से ए, डी, ई, के, ए देख, इनको कहा जाता है फैट सॉल्यूबल विटामिन, बिकॉज ये फैट के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। और बी एंड सी, इनको कहा जाता है वाटर सॉल्यूबल विटामिन, बिकॉज ये पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं। एक छोटी बात ऐड करना चाहूंगा, आपका जो NADH2 था, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नाडू। नाडू बनाने के लिए हमें विटामिन B3 की जरूरत होती है। ठीक है, और फाड़ू बनाने के लिए FADH2 हमें विटामिन B2 की जरूरत होती है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, विटामिन B3 का नाम है निको, किधर लिखूं, आगे लिखूं, इधर लिखता हूं, निकोटिनामाइड। ठीक है, अब याद रखना NADH2 का फुल फॉर्म क्या है? निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, बराबर है। तो विटामिन B3 क्या है? निकोटिनामाइड, उसका इस्तेमाल करके NADH2 बनता है। और विटामिन B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, तो FADH2 का नाम क्या है? फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये जो विटामिन B2 है, राइबोफ्लेविन, उसका इस्तेमाल करके FADH2 बनता है। और इसको याद रखने की एक और ट्रिक है मेरे पास, जैसे मुझे बताओ, नाडू से आपको 3 ATP मिलते हैं और फाडू से 2 ATP मिलते हैं। तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, कैसे याद रखता हूं? नाडू से 3 ATP मिलता है तो विटामिन B3 3, बराबर। फाडू से 2 ATP मिलता है 2, तो विटामिन B2। ठीक है, ऐसे याद रखता हूं, B3 एंड B2। अभी कोई बच्चा अगर कमेंट में लिखेगा सर B5 है टेक्स्ट बुक में दिया है, तो बेटा वो गलत दिया है, आपकी पुरानी टेक्स्ट बुक है। नई वाली टेक्स्ट बुक इस साल जो फॉलो होती है ना, 2025 की टेक्स्ट बुक इस्तेमाल करो, उसमें बराबर लिखा हुआ है विटामिन B3 एंड B2, याद रखना। ओके, निकोटिनामाइड, राइबोफ्लेविन। चलो, इसके आगे माइटोसिस और मियोसिस का 30 मिनट का
बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वैसे आपको मियोसिस पढ़ने की जरूरत नहीं है, मियोसिस के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इनके बीच का डिस्टिंग्विश पूछ सकते हैं। माइटोसिस और मियोसिस में क्या फर्क है ये पूछा जा सकता है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। अदरवाइज माइटोसिस तो आपको करना चाहिए, लर्न करना चाहिए। तो ये वीडियो में से 15 मिनट में आप माइटोसिस देख के लर्न कर सकते हो। मियोसिस पढ़ना है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा आपका मियोसिस माइटोसिस दोनों। समझ में आ गई बात? चलो तो अपन आते हैं पीवाईक्यू सॉल्विंग के ऊपर। आवर मसल्स परफॉर्म डैश टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के वक्त क्या करेंगे? एनेरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन करेंगे। फर्मेंटेशन मत लिखना, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन पूछा है तो एनेरोबिक लिखोगे। फाइबर आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। फाइबर क्या होते हैं? जो भी आप जैसे एक संतरा खाते हो, तो रुको एक मिनट, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। जैसे आप एक संतरा खा रहे हो तो संतरे के अंदर, मुझे बताओ, ये जो धागा धागा दिखाई देता है ऐसा ऐसा, ये चीज दिखाई देती है, दिखता है, धागे धागे है ना ये, ठीक है। ये फाइबर है। तो ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में आपको फाइबर मिलता है। फाइबर में से आपको एनर्जी नहीं मिलने वाली है, वो आपके अंदर डाइजेस्ट भी नहीं होगा, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक काम करता है, ठीक है। अलॉन्ग विथ ऑल द अबव मेंशन न्यूट्रिएंट, ठीक है, इसको काट लो। आंसर क्या लिखना है वो आपको बता रहा हूं। फाइबर्स आर ऑल्सो एसेंशियल न्यूट्रिएंट। वी कैनॉट डाइजेस्ट फाइबर, आपके अंदर वो डाइजेस्ट नहीं होता, उसमें से आपको कोई एनर्जी नहीं मिलती। हाउएवर दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस, दूसरे सब्सटेंसेस के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एंड इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस, आपका पेट बराबर साफ होना चाहिए, उसके लिए फाइबर जरूरी है। इजेशन मतलब क्या? बाहर निकालना। वी ऑब्टेन फाइबर फ्रॉम लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट, सीरियल, सब जगह से फाइबर आपको मिल जाता है। सिंपल है। चलो, संतरा बढ़िया मीठा है। कंप्लीट द चार्ट। कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस से क्या मिलता है तुमको? पायरुविक एसिड, फटाफट लिखूंगा। इधर मिला तुमको एसिटाइल कोएंजाइम ए, बाद में वो गया क्रेब्स साइकिल में, CO2 मिला, H2O मिला और एनर्जी मिली, ठीक है। चलो फिर इधर क्या लिख सकते हो? लिपिड का क्या बनाया जाएगा? फैटी एसिड बनाया जाएगा। ये चार्ट आपको ड्रॉ करना पड़ेगा वापस, ठीक है। फैटी एसिड और इधर अमीनो एसिड। कुछ बच्चे पूछते हैं सर ड्रॉ करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स करना पड़ेगा ड्रॉ। चलो, choose the correct alternative, correct option. A molecules of glucose is completely oxidized in aerobic respiration and molecules of H2O and CO2 are produced along with energy. बराबर? एनर्जी के साथ साथ ये आपके वेस्ट प्रोडक्ट है, H2O and CO2. Sometimes higher plant animal also perform anaerobic respiration. इसका आंसर अपन बताता हूं, डिस्कस करूंगा। Write any 4 stages of mitosis. Any 4 मतलब 4 ही स्टेज होते हैं ना उसके, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, बराबर है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, तो 4 स्टेज आपने लिख लिए। एंड एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ देम, तो वो एक्सप्लेनेशन के लिए वो 15 मिनट का आप देख लोगे। और इसमें से मेरी बात तो मानो तो चारों लर्न कर लेना, बिकॉज इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव भी पूछा कि ये वाला स्टेप कहां होता है, वो वाला स्टेप कहां होता है, तो आपको आना चाहिए। तो ये माइटोसिस का आंसर आप लर्न कर ही लेना। बाय द वे ये आता है कैरियोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या? न्यूक्लियर डिवीजन। एंड इसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो माइटोसिस तो देख ही लेना, बाद में देख लेना चाहिए तो। चलो इसके बाद क्या है? समटाइम्स हायर प्लांट एनिमल एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन, इधर से लिखेंगे आंसर। सम हायर प्लांट एनिमल दे ऑल्सो परफॉर्म, इधर तक लिखा। बाद में ये सीड परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन, आवर मसल सेल परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन ड्यू टू दिस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये पूरा लिखना है। समझ में आ गई बात? तो इन शॉर्ट यहां से लेके यहां तक ये पूरा लिखोगे आप इस गिव रीजन के अंदर, पॉइंट बाय पॉइंट लिखना। एक एक सेंटेंस को एक एक पॉइंट में डाल दो, ठीक है। हर एक सेंटेंस का एक पॉइंट बना दो। जैसे ये लिखा आपने, यहां से लेके ये तो पूरा एक ही सेंटेंस है ना, एक ही पॉइंट है ये पूरा, ठीक है। फिर यहां से लेके यहां तक एक पॉइंट बन गया, यहां से लेके यहां तक एक पॉइंट बन गया, यहां से लेके यहां तक। तो हर एक सेंटेंस का एक एक पॉइंट बना के आप लिख दो, ये आपका गिव रीजन का आंसर हो गया। फिर वी गेट डैश किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन में 4 मिलेगा। फाइबर आर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, ये हमने देख लिया, जो मैंने बताया वो लिख देना है। फिर ये इसको करेक्ट करके वापस लिखना है, करेक्ट द डायग्राम एंड
वापस ड्रॉ करने का, ठीक है, पूरा डायग्राम वापस ड्रॉ करने का। फिर यहां पे एक और छोटी चीज पूछी है, हाउ एनर्जी इज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो इसके लिए अलग आंसर लिखना पड़ेगा कि इसी को करेक्ट करना पड़ेगा? इसका मैं आपको ये जो पीडीएफ मिलेगा ना सेशन का, उसमें डाल दूंगा, लिख के भेज दूंगा आपको कि सिर्फ करेक्ट करना है कि एक्सप्लेन भी करना है वापस। वैसे एक्सप्लेनेशन में कुछ है नहीं कि कार्बोहाइड्रेट था, उसका ग्लाइकोलिसिस किया, पायरुविक एसिड बना, उसका एसिटाइल कोएंजाइम बना, उसका बाद में क्रेब्स साइकिल हुआ, बाद में लास्ट में CO2 H2O एनर्जी मिला, ठीक है। अगर फैटी एसिड और लिपिड और प्रोटीन का इस्तेमाल करेंगे तो पहले फैटी एसिड बनेगा, अमीनो एसिड बनेगा, फिर वो एसिटाइल कोएंजाइम बन के वापस क्रेब्स साइकिल में जाएगा। एक्सप्लेनेशन यही है, इसमें कुछ अलग नहीं है, लेकिन सिर्फ डायग्राम फ्लो चार्ट यहाँ पे लिखना है या साथ में एक्सप्लेन करना है, वो मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है। तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना फ्री मटेरियल से। चलो, मेलानिन स्किन में है, पैनक्रियाज में क्या बन जाता है, इंसुलिन बन जाएगा, ट्रिप्सिन बन जाएगा। वी फील टायर्ड आफ्टर एक्सरसाइज। अच्छा, इसका आंसर भी आप कहां से लिखोगे, ध्यान से सुनना। इसका आंसर आप यहां से स्टार्ट करो, सम हायर प्लांट एनिमल, इधर तक, ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद अवर मसल सेल से लेके यहां तक, इतना लिखना है, ठीक है। इसमें आई थिंक 3 पॉइंट बन रहे हैं, और कोई पॉइंट ऐड कर सकते हैं क्या? हाँ, आप ऐसे लिख सकते हो। चलो, ये आपका पॉइंट नंबर 1 बनेगा। फिर ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, इसको पॉइंट नंबर 2 बना दो, ठीक है। फिर यहां से लेके यहां तक ये आपका पॉइंट नंबर 3 बन गया, और यहां से लेके ये आपका पॉइंट नंबर 4 बन गया। समझ में आ गई बात? ऐसे लिख देना इसको, 4 पॉइंट हो गए, 2 मार्क्स मिल गए, बहुत सिंपल। चलो, फिर क्या पूछा है, ये अपन ना हो गया, ये हो गया। व्हाट आर वाइटामिन, उसकी डेफिनेशन जो अपन ने देखी, डेफिनेशन लिख दोगे। क्लासिफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर सॉल्युबिलिटी, फैट सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है। गिव वन एग्जांपल। अच्छा, उसमें ये भी लिखना कि फैट सॉल्युबल कौन सा है, ये देख, और वाटर सॉल्युबल कौन सा है, BC, B एंड C। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप एज पर अबव क्लासिफिकेशन। अच्छा, इधर आगे वापस पूछा है वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप, तो फैट सॉल्युबल का, ठीक है, एक लिख दिया A, एंड वाटर सॉल्युबल का लिख दिया B, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, फिर भी लिख दो पूरा, ठीक है। B वाले में भी पूरा हमने लिख दिया, फैट सॉल्युबल कौन से हैं, वाटर सॉल्युबल कौन से हैं, बाद में वापस नीचे भी लिख दिया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वी गेट एनर्जी फ्रॉम लिपिड, लिपिड से कितना मिलता है, 9 किलो कैलोरी। ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये आपको सिखाता हूं मैं, रुक जाओ, डोंट वरी। फिर बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट, ब्लड में क्या मिल जाएगा, हीमोग्लोबिन मिल जाएगा, एंटीबॉडीज मिल जाएंगे, हीमोग्लोबिन। ऑसिन किस में है, बोन में है। स्किन में क्या मिल जाएगा, मेलानिन मिल जाएगा, एक लिखा, ठीक है। इंसुलिन किस में मिल गया, पैनक्रियास में मिल गया। मसल में क्या मिल गया, एक्टिन, मायोसिन, दोनों लिख दिया, कोई बात नहीं। वेरियस प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल के अंदर, ठीक। अच्छा, अभी ये आ गया तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया एंड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा बनाओगे, देखो, एक ओवल बनाया, इसको हमने बोला आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। फिर आपने अंदर ऐसा एक मेम्ब्रेन बनाया, टेढ़ा मेढ़ा, थोड़ा ऐसा ऐसा करके, ऐसा ऐसा करके बना देना, ठीक है, ठीक है। इसको हम बोल देंगे, यहीं पे लिख दूंगा, इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, बराबर। फिर अंदर का ये जो माल मटेरियल है, ठीक है, इरेज कर रहा हूं अभी, लेकिन बीच में साइटोप्लाज्म के जैसा ही एक लिक्विड जेली लाइक मटेरियल रहेगा, जिसको बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियल। देखो इधर लिखा हुआ है ना, मैट्रिक्स लिखूंगा यहां पे तो समझ जाना, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। जैसा सेल के अंदर कैसा साइटोप्लाज्म है, वैसा यहां पे मैट्रिक्स होता है। अब इसके अंदर क्या होने वाला है, ध्यान से सुनना। यहां पे समझ लो पायरुविक एसिड आया, पायरुविक एसिड अंदर आने के बाद वो कन्वर्ट होता है किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम A। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये वाला स्टेप होता है। वैसे ही अगर फैटी एसिड आते हैं, अगर लिपिड से एनर्जी बनाई जा रही है, तो फैटी एसिड अंदर आते हैं और उनका कन्वर्जन होगा इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में।
इतनी बात ठीक है। चलो फिर बीच में लिख रहा हूं मैं अपनी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड सायकल, TCA सायकल म्हणजे क्या, अपना क्रेब्स सायकल। फिर बस एक एरो ऐसा बनाओ, एक एरो ऐसा बनाओ, इतना हुआ। इधर तक कोई डिफिकल्टी है क्या? आउटर मेम्ब्रेन हुआ, इनर मेम्ब्रेन हुआ, मैट्रिक्स हुआ, पायरुविक एसिड आया, पायरुविक एसिड आया या फैटी एसिड आया, उनका क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम में बना। चलो अभी ये एसिटाइल कोएंजाइम में साइकिल के अंदर एंटर करेगा, साइकिल में घूमते घूमते एसिटाइल पार्ट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो क्या क्या मिला आपको यहां से देखो, एक मिला, अब यहां पे सिर्फ NADH लिखा है तो अपन वैसा ही लिखेंगे, NADH प्लस CO2। एक और बार आपको क्या मिला, यहां पे वापस सेम मिला, NADH 2 बार मिला, एक और बार मिलेगा, अच्छा फाडू मिल गया, और एक और बार NADH मिल रहा है। ठीक है, तो अपन सिंपल क्या याद रखा कि 2 बार NADH प्लस CO2 आया, एक बार सिर्फ NADH आया और एक बार FADH2 आया। थोड़ा सा अपना इधर अपन ने याद कर लिया तो ये डायग्राम आप बना सकते हो, बहुत ही सिंपल डायग्राम है, ज्यादा कुछ नहीं है। पहला ओवल ऐसा बनाया, दूसरा अंदर ऐसा ऐसा करके इनर मेम्ब्रेन बना दिया, ठीक है, फिर आउटर हो गया, इनर हो गया, अंदर का मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, पायरुविक एसिड इधर फैटी एसिड, दोनों अंदर आ रहे हैं, उनका क्या बन रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम A, TCA साइकिल, साइकिल का 2 एरो ऐसा, बस बना लोगे आगे। कोई बहुत बड़ी बात है क्या, इजी टू मेक। चलो फिर समटाइम हायर प्लांट एनिमल परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया, ये लिख लोगे आप, ये आपका स्किन हो गया, पैनक्रियाज में इंसुलिन ट्रिप्सिन, ये ब्लड हो गया। चलो ठीक है, ग्लाइकोलिसिस एंड डैश आर 2 स्टेप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो फर्मेंटेशन हो गया। ऑड मैन आउट, एक्टिन, ओसिन, मायोसिन, एल्डोस्टेरोन, ये फैटी एसिड से बनता है, बाकी सारे प्रोटीन्स है ना, अमीनो एसिड से प्रोटीन बने हुए हैं, और ये फैटी एसिड से बनता है, हार्मोन है। वाटर इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट। अब वाटर की बात करें तो वाटर का पूरा पैराग्राफ लिख देना, देयर इज अबाउट 65-70% वाटर अपने बॉडी के अंदर, हर एक सेल के अंदर 70% पानी है। इसको कैसे याद रखें, पहले बोला है कि 70% आपका शरीर 70% पानी है, मतलब हर एक सेल के अंदर भी 70% पानी होगा, सिंपल कोरिलेशन है ना, बाय वेट। ब्लड प्लाज्मा के अंदर 90% पानी होता है, खून के अंदर जो प्लाज्मा होता है ना, 90% पानी। फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड देयर बाय होल बॉडी डिस्टर्ब इवन इफ देयर इज लिटिल लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। थोड़ा भी डिहाइड्रेशन हो गया तो चक्कर वक्कर आने लगेगा, बॉडी के फंक्शंस हिल जाएंगे पूरे, है ना। एंड वाटर इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट। खाना नहीं खाओगे चलेगा, पानी नहीं पियोगे तो जल्दी मरोगे। भूखे रहोगे तो आप हफ्ता 2 हफ्ता सर्वाइव कर लोगे, पानी नहीं पियोगे तो 4-5 दिन में खत्म हो जाओगे, मतलब पूरी तरह पानी पीना बंद कर दिया तो पानी खाने से भी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये पूरा पैराग्राफ लिख देना यहां पे पानी के बारे में। 65-70% बॉडी में पानी है, हर एक सेल के अंदर भी 70% वाटर होता है बाय वेट। ब्लड में 90% वाटर होता है प्लाज्मा के अंदर। अगर थोड़ा भी पानी कम होता है तो बॉडी के प्रोसेसेस डिस्टर्ब हो जाते हैं, पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, एंड दस वाटर इज द एसेंशियल न्यूट्रिएंट। लिख सकते हो 2 सोर्सेज ऑफ लिपिड। लिपिड आपको कहां मिलेगा, फैट किधर मिलता है, घी में मिल गया, चीज में मिल गया, ऑयल भी लिख सकते हो। अरे क्या हो रहा है, हे हो हाउ मच एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम लिपिड, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। व्हाट इज प्रोड्यूस आफ्टर डाइजेशन ऑफ लिपिड। लिपिड के डाइजेशन के बाद क्या मिलता है, फैटी एसिड और एल्कोहल मिलता है, जो हमने देखा। बोन्स कंटेन डैश अमीनो एसिड। अभी इधर एक्चुअली अमीनो एसिड नहीं आना चाहिए, इधर क्या आना चाहिए, प्रोटीन आना चाहिए। और बोन में क्या होता है, ऑसिन होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, एग्जाम में गलत पूछा, कोई बात नहीं। ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन इज कैरिड आउट इन एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी ध्यान से सुनना, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये एक्चुअली इसका आंसर आएगा फॉल्स, बिकॉज एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट का। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है, भूखे हो, बहुत ही प्रॉब्लम हो गया, तब जाके फैट का इस्तेमाल किया जाएगा एंड बाद में प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो प्रोटीन प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है क्या, नहीं। प्रोटीन का काम है बॉडी को बिल्ड करना। अमीनो एसिड से अलग अलग चीजें बॉडी के अंदर बनती है, एंजाइम बनते हैं, हार्मोन बनते हैं, स्ट्रक्चर्स बनते हैं, मसल्स बनते हैं। प्रोटीन का काम है बॉडी को बिल्ड करना, एनर्जी देने का काम किसका है, कार्बोहाइड्रेट का है। अगर वो नहीं है तो प्रोटीन का इस्तेमाल होगा। समझ रहे हो फर्क। तो ये टेक्निकली फॉल्स आएगा यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना। साइंटिफिक रीजन, सेल डिवीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सेल, इसके बारे में बात करेंगे। विटामिन्स क्या है उसके डेफिनेशन, 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स। तो 2 टाइप्स में फैट सॉल्युबल लिखो, पूरा लिख देना।
फैट सॉल्यूबल लिखोगे ना, फैट सॉल्यूबल एंड वाटर सॉल्यूबल, तो उसके साथ ये भी लिख देना कि ये ADEK है और ये BC है, ठीक है, पूरा लिख देना। चलो फिर सेल डिवीजन क्यों जरूरी है? दो प्रकार के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है। माइटोसिस सोमैटिक सेल, बॉडी सेल्स में होता है, स्टेम सेल्स में होता है। मियोसिस होता है जर्म सेल्स के अंदर, और मियोसिस से क्या बनता है? गैमीट्स बनते हैं। बात समझ लेना, जो जर्म सेल होते हैं वो मियोसिस करके गैमीट बनाते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पढ़ा है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जर्माइनल एपिथेलियम होता है, उन्हीं को जर्म सेल्स बोलते हैं, वही मियोसिस करके गैमीट बनाते हैं। ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सेल डिवीजन न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम एक्जिस्टिंग वन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हमने देखा है ना कि नया ऑर्गेनिज्म बनता है, माइटोसिस से ही बनता है, सेल डिवीजन से। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो अप एंड इमैसिएटेड बॉडी कैन बी रिस्टोर्ड। जैसे अगर कोई पर्सन बहुत ही पतला पतला हो गया है कुछ बीमारी की वजह से या भूख हड़ताल की वजह से, एकदम पतला हो गया है, तो वापस खाना खा के उसका बॉडी वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो इमैसिएटेड मतलब एकदम जो खत्म हो गया है बॉडी, उसको वापस हम नॉर्मल कर सकते हैं। एकदम पतला हो गया है, उसको वापस नॉर्मल किया जा सकता है सेल डिवीजन से, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर वुंड हीलिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड सेल्स। द सेल डिवीजन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सेल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिख सकते हो ये। ऑल क्रोमोसोम आर अरेंज पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लेन, ये मेटाफेज में दिखेगा आपको, ठीक है। उसके लिए आपको माइटोसिस देख लेना 15 मिनट। सेल डिवीजन इज इंपॉर्टेंट, ये अपना हो गया। डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस मियोसिस देख लो इधर। माइटोसिस किस में दिखता है? सोमैटिक सेल में दिखता है, सोमैटिक सेल में दिखता है और स्टेम सेल में दिखता है, बराबर। और ये आपको जर्म सेल में दिखेगा। क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स कांस्टेंट, क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू फ्रॉम डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड। माइटोसिस अकर इन बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। मियोसिस सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में दिखता है। सेल एक ही बार डिवाइड करता है, सेल दो बार डिवाइड करते हैं, मियोसिस मियोसिस 2 में, मियोसिस 1 मियोसिस 2। देखोगे एक बार माइटोसिस मियोसिस का लेक्चर तो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो, इन माइटोटिक डिवीजन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन से फेज में डिसअपियर होती है? वैसे प्रोफेज का लास्ट स्टेप और मेटाफेज का पहला स्टेप सेम होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर। लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में प्रोफेज के अंदर दिया हुआ है, लेट मी जस्ट चेक। वैसे ये जो स्टेप है ना, ये कॉमन स्टेप है, प्रोफेज का लास्ट और मेटाफेज का फर्स्ट। लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में प्रोफेज के एंडिंग में दिया हुआ है मेरे हिसाब से। एक बार जस्ट चेक कर लेता हूं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। किधर है? ओके, मेटाफेज में दिया। नया वाला टेक्स्ट बुक 2025 का रिप्रिंट, इसमें मेटाफेज में मेटाफेज का पहला स्टेप दिया है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर्स, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। फिर विच मॉलिक्यूल आर नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए फॉस्फोलिपिड तो लगते हैं, प्रोटीन्स भी लगते हैं। इसमें क्या लिखोगे आप? फॉस्फोलिपिड लिख दो इधर। एंड दोनों ही लिख दो, दोनों होते हैं ना, दोनों लिख देंगे, कोई नहीं। फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन बोथ आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। While performing exercise we feel tired, ये अपना हो गया। During distinguish between aerobic and anaerobic, ये अपन देखेंगे। फिर स्पिंडल फाइबर स्टार्ट अपियरिंग फ्रॉम डैश स्टेज ऑफ कार्योकाइनेसिस। स्पिंडल फाइबर भी वैसे जब आप हायर लेवल पे पढ़ोगे ना आपके 11th-12th में, तो आपको पता चलेगा स्पिंडल फाइबर का जो फॉर्मेशन है वो प्रोफेज से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अभी आपके टेक्स्ट बुक में मेटाफेज दिया है। फिर भी मैं एक बार देख लूं। आपके टेक्स्ट बुक में मेटाफेज दिया है, लेकिन आगे जब 11th में पढ़ते हो ना तब पता चलता है कि प्रोफेज से ही स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। आपके टेक्स्ट बुक में मेटाफेज दिया है, कोई बात नहीं। वी फील एग्जॉस्टेड, ये वापस आ गया। अभी डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोबिक एनारोबिक दिया हुआ है इधर, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कॉमन इन ऑल हायर प्लांट एनिमल, कॉमन इन सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट वेरी रेयर इन हायर प्लांट एनिमल। एनर्जी रिलीज इन ग्रेटर अमाउंट, एनर्जी इज रिलीज इन लेसर अमाउंट। ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। एंड प्रोडक्ट CO2 वाटर, एंड प्रोडक्ट आर CO2 एंड ऑर्गेनिक एसिड और एल्कोहल। और वाइटामिन भी बन सकते हैं, बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। अब ये 2 मार्क के लिए पूछा है, तो आप क्या करो, 4 पॉइंट करके जाओ इसका। पहला 4 पॉइंट करके जाओ, इनफ है, ठीक है। 4 पॉइंट लिख देना। हीमोग्लोबिन आपका ब्लड हो गया, ऑसिन आपका बोन हो गया। मेन टाइप्स ऑफ विटामिन, फैट सॉल्यूबल 2 मेन, अच्छा 6 मेन टाइप्स है ना, हाँ। तो ABCDE ये आपके मेन टाइप्स हो गए, 6 मेन टाइप हो गए। वाटर सॉल्यूबल में आपने लिखा BC और फैट सॉल्यूबल में लिखा ADEK, हो गया बस।
सोमैटिक एंड स्टेम सेल माइटोसिस करते हैं। ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड लेबल द पार्ट। सेंट्रोमियर पीएम बताता हूं आपको आगे। फिर ये वाला क्या है, कंप्लीट द चार्ट स्टेट विच प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इज रिप्रेजेंटेड। विच प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, एरोबिक रेस्पिरेशन यहां पे दिखाई दे रहा है आपको, एरोबिक रेस्पिरेशन दिखाई दे रहा है, स्टेट कर दिया, लिख देना एक बार एरोबिक रेस्पिरेशन है। फिर ये कार्बोहाइड्रेट होगा, ग्लाइकोलिसिस, इधर अमीनो एसिड हो गया, अमीनो एसिड, यहाँ पे पाइरुविक एसिड आ गया, फिर एसिटाइल कोएंजाइम में आ गया, एसिटाइल कोए, क्रेब्स साइकिल स्यूडो, ठीक है डन। अच्छा फिर ये देखो, ये जो स्मॉल आर्म होता है ना, स्मॉल, उसको हम पी आर्म बोलते हैं, पी आर्म। बीच का जो छोटा दबा हुआ पार्ट है उसको सेंट्रोमियर कहेंगे। जरूरी नहीं है कि बीच में हो, लेकिन जो दबा हुआ पार्ट है, कंस्ट्रिक्टेड पार्ट, उसको सेंट्रोमियर कहा। फिर जो लॉन्ग आर्म है, स्मॉल नहीं बोलूंगा, शॉर्ट बोलूंगा, शॉर्ट आर्म इज पी आर्म, लॉन्ग आर्म इज क्यू आर्म। और ये क्या है तुम्हारा, डीएनए है, लेकिन एक्चुअली में क्रोमैटिन है वो, तो डीएनए के साथ ब्रैकेट में क्रोमैटिन भी लिख दूंगा मैं, क्रोमैटिन फाइबर, ठीक डन। बस इसी के साथ होता है हमारा लेक्चर यहां पे समाप्त। बैच के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे एजुकेशनल काउंसलर के, उनके साथ बात करके आप जो भी आपको डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप दिस वाज हेल्पफुल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।